तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गलवान घाटी से जुड़े एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें। भारत चीन सेना पर झड़प हुई जिसमें 2 जवान और 1 अफसर भारत का शहीद हुआ है। तो वहीं गलवान घाटी में 4 सैनिक मारे गए हैं, चीनी सैनिक मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, भारत के 2 जवान और 1 अफसर शहीद हुए तो चीन के 4 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, रक्षा मंत्री की सीडीएस बिपिन रावत के साथ बैठक हुई है। बैठक में तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। झड़प पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। चीन ने भारतीय सेना पर हमले का आरोप लगाया। भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, चीनी मंत्रालय ने कहा ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे हालात बिगड़े। बातचीत से विवाद सुलझाना चाहते हैं। ये चीन की तरफ से तमाम बयान दिए गए हैं। फिलहाल सीमा पर तनाव कम करना चाहते हैं, चीन विदेश मंत्रालय ने कहा। लेकिन चीन इस तरह की हरकत करे और उसके बाद इस तरह के बयान दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चीन हमेशा इसी तरीके की हरकत करता आया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये हम आपको गलवान घाटी की ही तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर झड़प हुई। तो सीमा पर तनाव कम करना चाहता है चीनी विदेश मंत्रालय। संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, चीनी विदेश मंत्रालय कह रहा है कि तनाव कम करना चाहता है सीमा पर, और इस तरीके की झड़प हो जाए, इन दोनों को कैसे रिलेट करके देखेंगे? एक्चुअली चाइनीज विदेश मंत्रालय का जो भी बयान है वो बयान पब्लिक डोमेन में इसलिए आया हुआ है कि वो देश दुनिया को दिखा सके कि हमलावर चाइना नहीं बल्कि भारत की सेना है। वो इस बात को साबित करना चाहता है। और अभी मैं एक चीज अपडेट कर दूं आपको कि इंडियन आर्मी के जो प्रवक्ता है कर्नल अमन आनंद, उनका एक ताजा तरीन बयान आया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि फायरिंग में दोनों तरफ के जवान दोनों तरफ हताहत हुए हैं, चाइनीज साइड में भी हताहत हुए हैं। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि चाइना साइड में कितने हताहत हुए हैं। लेकिन जो सूत्रों से जो खबर आ रही है उसमें 4 या 5 की सूचना आ रही है कि 4-5 चाइनीज सैनिक मारे गए हैं। अब ये बात निकल करके नहीं आ रही है कि किस बात को लेकर के अचानक ये फायरिंग हुई, लेकिन सच्चाई अभी तक तो यही है कि फायरिंग हुई है और दोनों तरफ के लोग मारे गए हैं। हमारे तरफ से 1 मेजर और 2 जवान मारे गए हैं। लेकिन चाइना का जो ये रुख है वो हमेशा ऐसे ही रहा है। वो दबंगई करता है और इसके बाद ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी तरफ से नहीं हो रहा है, दूसरे की तरफ से हो रहा है। और एलएसी पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक कब्जे की कोशिश है। आप देखिए कि 1962 के बाद जो स्थितियां बनी वो उसमें भी वो बराबर आगे बढ़ता गया और आज कंडीशन यही है। संजय जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ बीएन झा साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। झा साहब, स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। चीन विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमें शांति से मामला निपटाना है, लेकिन ये हिंसा बॉर्डर पर जो हुई उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, इसको क्यों, इसका कारण क्या था ये तो हमें पता नहीं है जी। लेकिन जो भी कारण हो, मौत तो हुई है, ये तो कंफर्मेशन है। और जब ये मौत हुई है तो यूजुअली ये स्कफल की मौत नहीं होती है। ये स्कफल नहीं है, कहीं न कहीं से गोली चली है। तो एग्जैक्टली पूरा इंफॉर्मेशन अभी आना बाकी है। लेकिन हम जानते हैं कि वहां पे चाइनीज आर्मी जो है वो इनका हमारा जो पीपी 14, 15 और 17 है वहां पे वो वांटेज पॉइंट्स में हैं। और उस वांटेज पॉइंट में वो अपने उनके स्नाइपर्स हैं, उनके वहां पे गन्स हैं, उससे वहां पे फायरिंग हो सकती है उस एरिया में। तो एग्जैक्टली कारण क्या है तो पता चलेगा, लेकिन अभी हमें थोड़े से और इंफॉर्मेशन के लिए वेट करनी पड़ेगी। ग्रुप कैप्टन साहब, एक सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा? दोनों तरफ के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी तुषार बात कर रहे हैं आपस में, और चीनी से विदेश मंत्रालय के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने एक खबर दी है कि दोनों देशों ने एग्री किया है कि बावजूद इस ताजा फेस ऑफ के दोनों शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाएंगे। ग्लोबल टाइम्स का दावा है, चाइना का की मैगजीन है, सरकारी मुखपत्र कहा जाता है इसको। उसका दावा है कि दोनों पक्षों ने एग्री किया है कि इस फेस ऑफ के बाद भी दोनों शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाएंगे, और शायद इसीलिए दोनों तरफ के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी इस वक्त आपस में बात कर रहे हैं। तो शायद ये ग्लोबल टाइम्स की खबर है। बिल्कुल। और वहीं गलवान घाटी के अंदर भारत चीन के बीच झड़प हुई है। एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने रिटेलिएट किया और उसके बाद चीन के जो 4 सैनिक हैं वो भी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत के 3 जवान अगर शहीद हुए हैं तो वहीं चीन के भी 4 सैनिक शहीद हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि चीन के अंदर भी इस वक्त तमाम एक हलचल सी देखी जाती है। सीधे तौर पर वहां भी स्थिति हलचल भरी है। पूजा सहयोगी मेरे से जुड़ी हुई हैं लगातार। पूजा, 4 सैनिकों के चीन के सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है, क्या जानकारी इस विषय में?
देखिए बिल्कुल कभी चर्चा हो रही है कि 4, कभी चर्चा हो रही है कि 3, लेकिन अभी तक ये जानकारी साफ हो पा रही है कि 3 वहां पर भी शहीद हुए हैं और इसके अलावा बाकी के और सैनिक जो हैं घायल हुए हैं। और एक और मैं जानकारी देना चाह रही हूँ कि चीन विदेश मंत्रालय की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। ये विदेश मंत्रालय, चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान जारी किया जा रहा है कि इस पूरे मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। भारत ऐसी कार्रवाई ना करे कि संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाए और हालात खराब हो जाए। तो कुल मिलाकर इसको इस लिहाज से देखा जा सकता है कि चीन पहले हरकत करता है और उसके बाद में फिर ये दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा है कि देखिए हम तो साहब बिल्कुल निर्दोष हैं और हमारे साथ ही अत्याचार हो रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए पूरे मामले को सुलझाएंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि देखिए इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि सेना की ओर से एक ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पूरी जानकारी दी जाए कि एक्चुअली उस दौरान में हुआ क्या था। क्योंकि लगभग देखिए अभी तो ये जानकारी साझा की गई है सेना की ओर से कि संघर्ष हुआ और चीन की ओर से फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद में ये जो संघर्ष शुरू हुआ उसी दौरान में हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए हैं। लेकिन अभी तक फिर भी इंतजार किया जा रहा है कि एक बार फिर से ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए ये क्लियर किया जा सके कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या रही थी, किन किन हालातों के अंदर फिर भारत सैनिक की ओर से भी जो कार्रवाई है वो की गई, जिसमें जो चीनी सेना के जवान हैं वो भी मारे गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक अपडेट तुषार यही है कि चीन जो विदेश मंत्रालय उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को हम बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन भी इस बात को समझ चुका है कि अगर युद्ध जैसे हालात पैदा करने की वो कोशिश भी करता है तो इस बार नुकसान उसी का ही होगा, क्योंकि भारत अभी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। बिल्कुल बिल्कुल। और संजय जी, संजय मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? लगता है संजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। पूर्व एयर मार्शल एसके जिंदल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिंदल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। पहली प्रतिक्रिया आपकी लेंगे। थैंक यू, बोलिए। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी लेंगे जिस तरीके से बॉर्डर पर वायलेंस हुआ है। हाँ सर, फर्स्ट रिएक्शन आपका? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी जो चाइना जो काफी कई दिनों से जो अपने एरिया के अंदर जो डिस्प्यूटेबल एरिया है हमारा, जिसे हम LAC बोलते हैं, उसके अंदर जो है कई अपने उसने कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, बिल्डिंग बना रखी हैं और वो कई दिनों से इसको प्लान कर रहा है। तो लेकिन इसलिए कि हमने इंडिया की तरफ से भी काफी अरेंजमेंट हमने किए हुए हैं, अपनी फोर्सेस को हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई है। लेकिन अभी ये जो चाइना दिखा रहा है, कुछ फायरिंग कर रहा है, इसका मतलब कुछ हमें भी कुछ ना कुछ इंडिया वाले जो हमें भी हमारी तरफ से भी कुछ इसका एक्शन होगा। आपने देखा पहले भी कैसे डोकलाम में किया था, ऐसे ही अभी हमारे कुछ सेना जो सैनिक हैं उन्होंने भी पीछे इनको धकेला था। तो इसका रिस्पॉन्स जो है हमें इंडिया को देना पड़ेगा और हम देंगे। ऐसा नहीं है कि इसको चाइना ऐसे कुछ आगे बढ़ नहीं सकता। एयर मार्शल साहब, एक सवाल इस समय हर किसी के जहन में उठ रहा है कि अगर ये विवाद की कोई बड़ा अख्तियार करता है तो भारत की सेनाएं कितना तैयार हैं चीन को जवाब देने के लिए? देखिए, इसमें ऐसे कोई शक नहीं है। आपने देख लिया कि इंडिया जब हमारी भारत की जितनी भी हमारी सेनाएं हैं पूरी तरह सख्त हैं और मोराल पूरा हाई है हमारा। देखा आपने पहले भी कि पूरी हमारी ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी ताकत हमारे पास है, चाहे कुछ भी चाइना कितना भी अपना। और ये एरिया ऐसा है कि चाइना यहाँ अपनी जो सेनाएं हैं इतनी आसानी से नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारा एरिया हमने जो रोड बनानी शुरू कर दी है, हमारी रोड नियर बाई कंप्लीट हो रही है। तो उसके बाद हमारी जो सेनाएं हैं पूरी तरह सख्त है और पहुंच सकती हैं और चाइना को बहुत बुरी तरह एक अच्छा जवाब देंगे। अच्छा, एक खबर और निकल के आ रही है एयर मार्शल कि दोनों तरफ के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब एक कैजुअलिटीज हो जाती है और खबर आ रही है कि दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं, ऐसे में क्या माहौल रहता है? अग्रेशन को कैसे कंट्रोल में करके अधिकारी बात कर रहे होंगे आपस में? नहीं, देखो ऐसा है कि दोनों तरफ से जब होती है तो अधिकारी तो आपस में बात करते हैं। हमारे तो यही कोशिश है भारत की पहले से ही कि ये ऐसे इशू जो हैं ये आपस में बातचीत से इनको रिजॉल्व किया जाए। और ये पहले भी बात, जब पहले जो इशू जो है ये इतना जो एरिया है डिस्प्यूटेबल एरिया जो से हम कह सकते हैं कि वो एरिया के अंदर पहले कहा कि उनके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन कोई भी फौज आएगी नहीं, उसकी रैकी कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं उसकी। तो इसमें जो है मेरा जहां तक है कि ये बात चलेगी इनकी आपस में और पूरी उम्मीद है कि चाइना इस बात को समझेगा कि भाई अगर भारत वो पहले वाला इंडिया भारत नहीं है। अभी तो जो हमारी ताकत है, हमारी जो शक्ति है, विल पावर जो है, स्पेशली हमारी जो आज की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह उन्होंने बहुत ही आर्मी फौज को पूरा क्लियर कर दिया गया है। पूरी पावर
अथॉरिटी दे दी गई है। तो उससे मुझे है कि लग रहा है कि चाइना को ये समझ लेना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपस में जो बातचीत है इससे कोई ना कोई हल जरूर अवश्य निकलेगा। अच्छा एयर मार्शल जिंदर, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, 3 जगहों पे दोनों का फेस ऑफ चल रहा है, गलवान वैली जहां आज ये घटना हुई है, पैगोंग झील और हॉट स्प्रिंग। इनमें गलवान में मजबूत पोजीशन में ऊंचाइयों पर बैठी हुई है चाइनीज आर्मी, ये बात कई अधिकारी कह रहे हैं। बाकी 2 जगहों में से कहीं हम भी क्या स्ट्रांग पोजीशन में हैं? नहीं, स्ट्रांग तो पोजीशन नहीं कह सकते मैं कि जो काफी पहाड़ी इलाका है पहले वाला, जैसे आप हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारी सेनाएं काफी पूरी ताकतवर है, वहां पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन इवन जो चाइना अगर ऊपर से भी फायरिंग करता है तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली उनकी तो एरिया ऐसा है कि वहां तो पहाड़ी इलाके थे, उनको पूरा वहां पहुंचना इतना आसान नहीं। तो हमारी सेनाएं जो है बाकी जो 2 एरिया हैं वहां पर तो काफी पूरी तरह से सशक्त हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। तो मतलब गलवान में भी हम उनके ऊंचाई पे बैठे होने के बावजूद उनको जो है माकूल जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा अगर वो पहाड़ी के ऊपर है तो थोड़ा उनका एडवांटेज होता है कि वो नीचे से और ऊपर से वो फायरिंग करके छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे से हम उनको पूरा कुछ उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे में एयरफोर्स की क्या रोल हो सकता है जब ऊंचाई पे दुश्मन बैठा हो वहां पे? देखो ऐसा है कि एयरफोर्स जो है वो तो फिर एयरफोर्स तो जब जाएगी तो फिर वो तो आगे वार सिचुएशन को लाने वाली बात। देखो जब एयरफोर्स जाएगी ऊपर से जाएगी, एक्चुअली थोड़ा हाइट है, काफी हाइट के ऊपर है, वहां पर हमारे सारे पूरी हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं या दूसरे हमारे कुछ जहाज हैं, वहां पर इतना आसान वहां थोड़ा फ्लाइंग की थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन वो सिचुएशन तो मेरा समझता हूँ कि एयरफोर्स को इस एरिया में लाने का कोई एडवांटेज नहीं है, वो तो फिर वार सिचुएशन हो जाएगी उसके। ठीक है जिंदल साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संजय सिंह हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। संजय जी, अगर सीधे तौर पर देखा जाए, चीन के ही अंदर से एक बयान अब से कुछ दिन पहले आया था और उसमें यह कहा गया था कि भारत के पास जो हिमालयन फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और शायद वो दूसरे देशों की कंपैरिजन में ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद चीन की तरफ से इस तरीके की हिमाकत करना, क्या चीन दोनों रास्ते अपनाता हुआ चल रहा है? एक तरफ वो आपको पुचकारता हुआ चल रहा है, आपसे कहता हुआ चल रहा है कि हम आपके साथ हैं, बातचीत के जरिए आगे बढ़ेंगे हिंदी चीनी भाई भाई, और दूसरी तरफ जो हीट ऑफ द मोमेंट कह लीजिए या हीट टेम्पर कह लीजिए, जो बॉर्डर पर वायलेंस देखा गया। चाइना का तो चरित्र है वो तो सबके सामने है। 1962 के युद्ध के पहले भी जब नेहरू जी गए थे तो चाओ एन लाई दोनों ने मिल करके जिस तरीके से नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद चाइना ने पीठ में छुरा भोंका था। तो दिक्कत ये है कि चाइना जो कहता है वो करता नहीं। चाइना की स्ट्रेटजी है माओ से तुंग, जिसके विचार आधारा पर ये देश टिका हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की पीपुल्स लिबरेशन, वो जिस तरीके से वहाँ काम करती है उसका आधार यही है कि पड़ोसी को उंगली किए रहो, पड़ोसी को डंडा किए रहो और अपने आप को, अपनी फौज को, अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग कर दो कोई भी आदमी आपके सामने टिके नहीं। तो वो जो कहता है जो करता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसके इस नेचर से, इसके इस तरीके से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। और आप देख लो कि ताइवान को भी उंगली करता है, वो अमेरिका से भी इसी तरह की बातें करता है। तो हर जगह उसका ये है, लेकिन हमारे साथ उसका जो सामना है वो रोजमर्रा का है, क्योंकि हमारी सीमा उससे लगती है। और एलएसी जो आपकी है 4048 किलोमीटर लंबी है, उसमें 3 जगहों पर हमारी प्रॉब्लम है। तो वो उसको अब आज के दौर में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, और खास बात है कि दौलत बेग ओल्डी जो वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का जो एक हवाई पट्टी थी जो बंद पड़ी हुई थी, हमने उसको चालू कर दिया और वहाँ पे हमने अपने फाइटर प्लेन उतार दिए और वहाँ पे हमने अपना परिवहन विमान एयरफोर्स का उतार दिया। तो आज की तारीख में जो 1962 की जो सेना थी हमारी और आज की सेना और हमारी एयरफोर्स है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और हमने पर्वतीय डिवीजन भी बनाया, अभी से 4-5 सालों के अंदर हमने एक पर्वतीय डिवीजन, एक कोर बनाया हुआ है, जो कि जरूरत पड़ने पर वहां पर लद्दाख में और एलएसी के एरिया में जाने की क्षमता रखता है। तो सारी प्रॉब्लम यही है, इसको लेकर खुन्नस है। और सबसे बड़ी खुन्नस है जो सड़क हमने बनाई है दौलत बेग ओल्डी से लेकर के आगे तक 250 किलोमीटर, इससे हमारा जो आर्मी का जो मूवमेंट है वो तेज हो गया है और 6-6 घंटे की 7-7 घंटे का समय बच रहा है। तो इसको लेकर के खुन्नस है। और अभी आप देखो, अभी गलवान घाटी में जो स्थिति थी वो अचानक देखने में सामने आई, जो हमारी पेट्रोलिंग हुई, क्योंकि हमने इधर पेट्रोलिंग थोड़ा शिथिल हुआ था, क्योंकि कोरोना के चक्कर में ये हम जो एक्सरसाइज करने वाले थे आर्मी का वहां पर हर साल करते हैं, वो इस बार नहीं किया। इसका फायदा उठा करके वो उधर गलवान घाटी में बैठ गए।
तो वो उनका मानना यह है कि हम जहाँ बैठ गए तो बैठ गए। तो ऐसा नहीं है, भारत ने दबाव डाला हुआ है कि आप पीछे जाइए, और इसको लेकर के बात बढ़ती गई और इसका नतीजा ये निकला कि क्रॉस फायरिंग हुई। जी हाँ, ठीक है। दिग्विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय, एक सवाल आपसे मैं था, अभी एएनआई के हवाले से खबर आ रही है कि 3 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक होने वाली थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो रहे हैं। तो क्या ये इंडो चाइना बॉर्डर इशू भी मुख्यमंत्रियों के बैठक में एक जगह लेने वाला है अपनी? मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर कोई बात होगी, और चूंकि ये पहले से शेड्यूल्ड है बैठक, तो ये हमारे जो रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री इस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ऐसी कोई खास बात नहीं है और ऐसा कोई तनाव की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो मीटिंग कैंसिल करते हैं तो इससे एक अलग संदेश जाता है। ये दिखाने के लिए भी हो सकता है कि हम सब चीजें अंडर कंट्रोल हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने रूटीन में काम कर रहे हैं, अपने शेड्यूल में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये एक और मैं सवाल लूंगा जिंदल साहब आपसे कि सेना प्रमुख नरवणे साहब की तरफ से भी कुछ अपडेट्स इस तरह हैं कि जो उनका एक दौरा था उसको उन्होंने रद्द किया है। पठानकोट का एक दौरा था उसको रद्द किया, जो इनपुट मुझे मिल रहा है। तो कुछ टेंशन की बात है क्या इस वक्त, अगर आपको कुछ संकेत मिल रहे हो तो? जिंदल साहब, हम सोच रहे थे कि जैसे हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ, तो पहले जो था लग रहा था कि सिचुएशन इनकी आपस में निगोशिएशन जब बात चल रही है उससे हो जाएगा। अभी ये जो सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है, थोड़ा इसको सिर्फ लेने की आवश्यक है, जरूरत है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो जो अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अभी मीटिंग अपने हाई ऑफिशियल के साथ करी है टू रिव्यू द सिचुएशन, कि अगर हमें भी उसको कैसे एक्शन आगे किया जाए। और यहाँ है कि जो चीफ मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें तो मैं नहीं समझता कि इसके इशू के इस बात के ऊपर कोई बात हो सकती। सर, आपकी नजर क्या कहती है इस वक्त भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? नहीं, यही है कि वो तो जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो हमारे भी जो सैनिक हैं उनको भी पीछे जवाब देना चाहिए फायरिंग का। और तो जैसे हमने पहले भी उनको धकेला था पीछे, तो हमारे सैनिक के साथ हुआ था, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। यही है अभी तो सिचुएशन, मैं तो सोचता हूँ इसी है। अब वो आपस में बातचीत चल रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो हमारी सेना को भी पूरा वापस जो है जवाब ही देना चाहिए ग्राउंड लेवल के ऊपर। ठीक है पूजा, अब कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे होनी थी सेना की, वो अभी तक शुरू हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको डिले किया गया है। और जो दूसरा अपडेट मिल रहा है कि नरवणे साहब का जो दौरा था उसको रद्द किया गया है। राजनाथ सिंह अब जो एक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है प्रधानमंत्री की, उसमें शामिल होंगे। इन सबको समझ करके कोई अपडेट है क्या अपने पास? देखिए, फिलहाल इससे इतर एक अपडेट में जरा दर्शकों को देना चाहूंगी कि ग्लोबल टाइम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि कोई भी फायरिंग नहीं की गई थी। जो कुछ हुआ वो झड़प था, सैनिकों के बीच का वो झड़प था, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिक 11 घायल हो गए और 5 मारे गए हैं। ये खुद ग्लोबल टाइम की ओर से दावा किया जा रहा है। और साथ ही साथ जैसा मैंने जिक्र इससे पहले किया था कि चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को हम बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। लेकिन भारत ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि हम इस पूरे मामले को लेकर बातचीत के जरिए ही मामले को निपटाएंगे। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक वे में चीन के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब आपको जो कुछ कहना है आप कहते रहिए, लेकिन हमारी तैयारियां पीछे पीछे चल रही। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो सेना प्रमुख थे उनके साथ में बैठक होती है, विदेश मंत्री उसमें मौजूद रहते हैं, उसमें खुद सीडीएस मौजूद रहते हैं, सबके साथ में चर्चा होती है रक्षा मंत्री की। और उसके बाद में अभी तक देखिए कोई भी डिक्लेरेशन नहीं, कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं दिया जा रहा। ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है चीन के ऊपर दबाव बनाने का कि देखिए हमारी तैयारियां चल रही है, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ अब हमें जो कार्रवाई करनी है हम उसके लिए जरूर तैयार हैं। अभी तक इस पूरे के पूरे अगर सिनेरियो को देखते हैं तो यही नजर आ रहा है कि अभी फिलहाल में कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि आपने जो किया किया, देखिए लेकिन हम कितने काम है। क्योंकि जो चीन की ओर से कार्रवाई की गई उसका मकसद यही था कि भारत में थोड़ा सा तूफान मचा दिया जाए और लोग जो है थोड़ा सा पैनिक हो जाए या भारत थोड़ा पैनिक हो जाए। लेकिन हमने ये दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है कि हम अभी भी शांत हैं और हमने आपको ईंट का जवाब पत्थर से ही देना है, लेकिन खामोशी के साथ देंगे और पूरे धैर्य के साथ में देंगे। आप आगे आगे देखते रहिए कि हम करते हैं क्या। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक थी वो उसी लिहाज से जैसे पहले से निर्धारित थी वैसे ही हो रही है। उसमें रक्षा मंत्री की एंट्री हुई है और रक्षा मंत्री के साथ में जैसा आपने भी जिक्र किया कि हो सकता है कि
अब यहाँ पर इस पूरे मसले को लेकर भी चर्चा हो, लेकिन संजय जी कह रहे थे कि इस मसले को लेकर चर्चा बहुत ही कम हो सकती है, लेकिन हाँ होता है कि बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश जरूर की जाए। तुषार बिल्कुल, दिग्विजय जी, जिस बात का जिक्र है कि क्या चीन ये डिस्टर्ब करना चाहता था इंडिया को सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तरफ वो आया, उसने हलचल मचाई, जवानों के ऊपर फायरिंग की और उसके बाद जो स्थिति है वो इंडिया में देखी जा रही है, चाइना के अंदर भी इस वक्त हलचल है, और उसके बाद अब बातचीत की बात करने की बात कर रहा है कि अब बातचीत करके हम सुलझा लेंगे। देखिए, चीन का हमेशा से रहा है, वो बातचीत का एक फेस खोलता है और पीछे से कुछ और तैयारी कर रहा होता है। वो आज से नहीं कर रहा है, 50 साल से कर रहा है, 62 से लगातार कर रहा है, और हम हर बार उसके झांसे में ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। अब तो कम से कम स्थिति है कि हम उसको माकूल जवाब दे रहे हैं, फेस ऑफ चल रहा है। रही बात, मुझे नहीं लगता वो भारत को डिस्टर्ब करने से ज्यादा वो अपने यहाँ का जो डिस्टर्बेंस है उसका ध्यान कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने नागरिकों का कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक कहीं ना कहीं ध्यान हटाना रहा है। जो उसके ऊपर घेराबंदी चल रही है कोरोना का सच बताने के लिए, कहीं ना कहीं उससे भी ध्यान हटा के वो बॉर्डर पर लगाना चाह रहा है, ताकि उसको एक बहाना मिल जाए वर्ल्ड कम्युनिटी के भी विरोध करने का, क्योंकि उसको पता है कि इस समय वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया के साथ में खड़ी होगी। क्योंकि पहले भी कई बात आई, वो तो भारत था जिसने मना कर दिया किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए, वरना इस समय कुछ अलग ही सिचुएशन होती, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर हर जगह चीन को घेरा जा रहा होता। पर मुझे लगता है कि अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का सहयोग का ऑफर आता है तो भारत को उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अब चीन के ऊपर हर मुमकिन मोर्चे से हर मुमकिन आक्रमण करने का वक्त आ गया है। उसमें चाहे व्यापारिक बायकॉट ऑफिशियल तौर पे ही क्यों ना हो, उसमें परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीन का अब करना पड़ेगा। जिंदल साहब, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो हमें कौन कौन से देशों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी अगर हमें अब चीन को एक बड़ा जवाब देना होगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा देश मैं जो समझता हूँ, इंडिया ने पहले भी, जो इजराइल है जी, एक अच्छा कंट्री है जो कि जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज की डेट में। चाहे वो बहुत छोटा सा कंट्री है तो उसकी पूरी सपोर्ट है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, उनके काफी अच्छे रिलेशन हैं जी। सबसे बड़ा बाकी जो अमेरिका वगैरह जो हम सोचते हैं वो तो शायद पीछे बैकग्राउंड पे उनकी सपोर्ट हो सकती है, जो ओपनली सपोर्ट आएगी। मैं सोचता हूँ कि इसमें सबसे इजराइल हो सकता है, उसके बाद अमेरिका भी पूरी तरह, जैसे बताया इन्होंने कि बुखलाया हुआ है चाइना के साथ, रिलेशन बहुत बुरी तरह है उनके, तो अमेरिका से भी पूरी हमारी सपोर्ट हो सकती है। इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत सपोर्ट करेगी दिग्विजय जी। देखिए, मैं बताऊं, इजराइल के पास जो लेटेस्ट टाइप ऑफ यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, जितने भी उनके पास टेक्नोलॉजी है, इवन स्पेस के ऊपर से फोटोग्राफी की, इवन अटैक की, एक्यूरेसी की, उनकी दे आर वेरी हाई इन टेक्नोलॉजी। जितने हमारे पास भी जितने भी उनके जो यूएवीज हैं, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल रेकी करने वाले, सब हम मोस्टली इजराइल से हैं, और उनके पास बहुत ही लेटेस्ट हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है। उन्होंने हमें लास्ट टाइम भी पाकिस्तान के साथ युद्ध में उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया था, तो मुझे लग रहा है कि इजराइल विल बी ए वेरी सपोर्ट। जिंदल साहब, यूएन के फोरम पर अगर देखें तो वहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया जैसे महाशक्तियों का साथ बहुत जरूरी होगा। नहीं, वो तो है वहां पर यूएनओ, तो मेरा जो ख्याल है कि यहाँ तक अभी जैसे सिचुएशन है, सारे ऑल यूरोपियन कंट्रीज, यूके, सब, इवन सारे ऑल कंट्री बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। ठीक, मैं आता हूं। दिग्विजय जी, यही चीज मैं और समझूंगा थोड़ा इलेबोरेट करके कि यूएन के मामले पर अगर देखें, क्योंकि जब भी वॉर्स हुई हैं, उन वॉर्स में देख लें या फिर जब भी ऐसे स्ट्रगल्स हुए हैं तब देख लें, यूएन के पटल पर बहुत डिप्लोमेटिकली चलना होता है, और इंडिया हमेशा डिप्लोमेटिक पटल पर बहुत अच्छे से सबको साथ लेकर चल रहा है। चाइना का मामला अगर यूएन के पटल पर जाएगा, और लगता है कि जाएगा ही, अगर जरा सी भी चीजें और ज्यादा स्ट्रगल में जाती हैं, और अब हो सकता है कि मेल किया भी गया हो, लेकिन ऐसे में जाता है तो वहां पर अमेरिका पहले से चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो एक बड़ा साथ वो मिलेगा। इसके अलावा ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब भारत के साथ खड़े मिलेंगे क्या? मुझे शक है कि रशिया को लेकर मुझे अभी भी शक है। हालांकि व्यापारिक रिश्ते भारत से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके चीन से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो ये हो सकता है कि रशिया यहाँ पे न्यूट्रल रहे, पर आप सुरक्षा परिषद में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि चीन स्थायी सदस्य है और उसको वीटो कर देगा, अपने खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को आने नहीं देगा। इस बीच चाइना के एक पत्रकार हैं वांग वेनवेन, उन्होंने ट्वीट किया है, रिपोर्ट सेज 5 PLA सोल्जर्स वर किल्ड एंड 11 वर इंजर्ड एट LSA चाइना इंडिया बॉर्डर।
तो चाइना के खुद पत्रकार बता रहे हैं कि 11 जवान उनके भी घायल हुए हैं और 5 मारे गए हैं। तो यानी कि जो भारतीय सेना की तरफ से बात आ रही है उस दावे को कहीं ना कहीं पुख्ता सपोर्ट मिल रहा है कि इंजरीज जो है वो दोनों तरफ से हुई हैं। और जब दोनों तरफ से इंजरी होती है तुषार, तो ये जो बातचीत करके सुलझाने का रास्ता होता है ना, वो कहीं आसान हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये बात अब आगे बढ़ेगी। ये मेजर जनरल रैंक के अधिकारी जो है, हो सकता है फिर से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हो और ये बात कहीं ना कहीं सुलझ जाए, क्योंकि इंजरीज दोनों तरफ से हुई हैं और दोनों का पता है कि ठीक है, बात को बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। संजय जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो क्या अभी तक ये जानकारी लग पाई है सूत्रों के हवाले से कि किस वजह से या किस बात से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था? नहीं, वहां पे एक्चुअली अभी कंक्लूड करने की बात चल रही थी और चीजों को समेटने की बात चल रही थी। जो उसमें अचानक ये कहीं से गोली चली और उसके बाद एक भगदड़ सी मची और दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुआ। लेकिन अभी तक कोई एक्चुअल पोजीशन नहीं आ पा रही है, एक्चुअल बात नहीं आ पा रही है कि किस मुद्दे पर कैसे बात भड़की। क्योंकि आर्मी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो ट्वीट किया है और जो उन्होंने संदेश दिया है डिफेंस करेस्पॉन्डेंट के ग्रुप में, उसमें अभी तक सिर्फ यही है कि क्रॉस फायरिंग पर उन्होंने बात कही है और दोनों तरफ कैजुअलिटी की बात कही है। और रही बात जो बात आ रही है कि 2 बजे प्रेस ब्रीफिंग की, तो प्रेस ब्रीफिंग को उन्होंने डिनाई किया है कर्नल अमन आनंद ने, जो प्रवक्ता है, कि कोई ब्रीफिंग नहीं हो रही है। तो अभी तक जो बातें हैं सिर्फ यही हैं। जी हाँ, ठीक है। पूजा, आखिरी में मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक कोई, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, इसको लेकर अभी कोई भी रिएक्शन कहीं से भी कुछ मिल पा रहा है क्या हमको? देखिए, बिल्कुल अभी तक कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक और जानकारी मैं जोड़ना चाहूंगी कि एक और जानकारी ये आ रही है कि सुबह 7:30 बजे से ही सैन्य अफसरों की बातचीत दोनों ओर से भी चल रही है। और दूसरी ही तरफ चीन की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जा सकता है। और जैसा भी दिग्विजय ने भी ट्वीट के जरिए जिक्र किया और इससे पहले हम भी जानकारी दे चुके हैं कि 11 जवान वहां पर घायल हुए हैं। यानी ये इस बात को भी पुष्टि मिलती हुई नजर आती है कि सेना की ओर से अभी जो हमारे तमाम जो लोग थे वो जुड़ रहे थे, उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि सेना को ऐसे किसी आदेश का इंतजार नहीं करना होता, लेकिन हाँ, अगर कोई भी ऐसा हमला होता या फिर कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो तुरंत से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन एक बात को लेकर संशय अभी तक लगातार बना है, क्योंकि कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे फायरिंग हुई थी, लेकिन जिस तरह से अभी तक और तमाम चर्चाएं चल रही वो ये भी है कि वहां पर झड़प हुई थी। कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ, झड़प में हम अपने 3 जवानों को खो देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं और दूसरी तरफ चीन को भी इस तरह से नुकसान होता है। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चीन लगातार इस बात को कह रहा है कि बातचीत के जरिए हम रास्ता निकाल लेंगे, हम पूरे मामले को सुलझा लेंगे। हमारे 5 जवान मारे गए हैं, हमारे 11 जवान घायल हुए, चीन की तरफ से कहा गया। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के 3 जवान शहीद हुए हैं, एक कर्नल रैंक के अधिकारी शहीद हुए हैं और चीन की यह हिमाकत को भारत अच्छे से जवाब देगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।